Hello students, welcome to सरल फिजिक्स where physics is made सरल for you by अंशुल शर्मा। मैंने आपके साथ एक वीडियो में, इसी चैप्टर की वीडियो में मैंने एक आपके साथ क्वांटिटी के बारे में डिस्कस किया था। दैट क्वांटिटी इज लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम मैंने आपको बताया था क्या होता है। लीनियर मोमेंटम एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो कि किसके कॉम्बिनेशन से बनती है, मास और वेलोसिटी। तो अगर मेरे पास किसी बॉडी का मास है m, वेलोसिटी है v, दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या क्वांटिटी बन जाती है, लीनियर मोमेंटम। अब बेटा जो लीनियर मोमेंटम है इसका रिलेशन हम पढ़ चुके हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में, और वो रिलेशन क्या था कि जो एक्सटर्नली अप्लाइड फोर्स होती है वो डिसाइड करती है कि मोमेंटम के चेंज होने का क्या रेट होगा, कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कितना होगा, दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड। अब अगर एक्सटर्नल फोर्स में अप्लाई ही ना करूं, ये जो F एक्सटर्नल है ये एक्चुअली है क्या, ये एक अनबैलेंस्ड एक्सटर्नली अप्लाइड फोर्स है। अनबैलेंस्ड एक्सटर्नली अप्लाइड फोर्स है जो कि मेरी बॉडी का मोमेंटम चेंज कर रही है। मैं ये बोल रहा हूं कि अगर बाहर से लगने वाली एक्सटर्नली अप्लाइड फोर्स जो कि एक अनबैलेंस्ड है वो अगर मैं जीरो कर दूं, दैट मीन्स कोई फोर्स लग ही नहीं रही, या अगर लग भी रही है तो वो उसको मैं बैलेंस कर दूं, अनबैलेंस्ड मेरी जीरो हो जाए, या मैं इसको बोल सकता हूं कि मेरे पास जो लग रही है बाहर फोर्स वो बैलेंस्ड है। मतलब दोनों केसेस में नेट लगने वाली जो बाहर से फोर्स है एक्सटर्नल, नेट एक्सटर्नल फोर्स में अगर क्या कर दूं, जीरो कर दूं। तो अगर मैं इसको जीरो कर दूं यहां पे तो क्या होगा, जीरो इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन टी। दैट मीन्स डेल्टा पी अपॉन टी इज इक्वल टू जीरो। टी को उधर ले जाऊंगा तो डेल्टा पी इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब डेल्टा पी था क्या मेरे पास, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब है फाइनल और इनिशियल मोमेंटम अगर मेरा जीरो के इक्वल है उसका चेंज, तो फाइनल और इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। तो कहने का मतलब है अगर बाहर से लगने वाली नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, अगर बाहर से लगने वाली नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो मेरी बॉडी का जो मोमेंटम है वो चेंज नहीं होगा, इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम सेम रहेगा, क्योंकि मोमेंटम को चेंज करने का एक ही जरिया है, दैट इज द एक्सटर्नल फोर्स, और उसको मैंने क्या कर दिया, जीरो। इतनी बात आई समझ में। अब अगली स्टोरी सुनो। अब मेरे पास दो बॉल्स हैं, ध्यान से देखना। आई एम हैविंग टू बॉल्स, नाम रख देते हैं इनका, समझना अभी सिर्फ, बाद में हम इसको बना लेंगे, ए और बी। ये चल रही है इनिशियल वेलोसिटी यू ए और ये चल रही है इनिशियल वेलोसिटी यू बी से। आपको पता ही है इनिशियल वेलोसिटी को हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये ए की है यू ए, बी की है यू बी। अब जो यू ए है वो यू बी से बड़ा है। अगर ये चीज है इस केस में तो ये इसके साथ टकराएगा ऑब्वियसली। अगर ये तेज चल रहा है ये धीरे चल रहा है और दोनों एक ही लाइन में चल रहे हैं तो एक टाइम पे जाके दोनों एक दूसरे के साथ टकराएंगे। जब टकराएंगे तो ये कांटेक्ट में आएंगे, और अगर ये कांटेक्ट में आएंगे तो अब देखो होगा क्या, जब ए बी के साथ टकराएगा तो ये कांटेक्ट में आएंगे, और जैसे ये कांटेक्ट में आएंगे तो ए क्या करेगा, बी के ऊपर फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, F ऑन बी बाय ए, और जैसे ही A ने B के ऊपर फोर्स लगाई तो B भी A के ऊपर फोर्स लगाएगा, इक्वल एंड ऑपोजिट। तो A के ऊपर इधर को फोर्स लगेगी, दैट विल बी फोर्स ऑन A बाय B। सो FAB को मैं क्या बोल रहा हूं यहां पे, फोर्स ऑन A बाय B, और FBA क्या हो जाएगा यहां पे, फोर्स ऑन B बाय A। तो अगर मैं बोलूं कि जैसे ही इसके साथ टकराता है तो A B के ऊपर फोर्स लगाता है तो फोर्स ऑन B बाय A, ये मेरा एक्शन था। तो इसी का इक्वल एंड ऑपोजिट क्या मिल गया जी, रिएक्शन मिल गया, फोर्स ऑन A बाय B। समझ में आ रही है बात। तो ये दो बॉल्स चल रही थी, यू ए यू बी इनिशियल वेलोसिटी से, ये ज्यादा थी ये कम थी, रास्ते में जाके यहाँ पे ये टकराए, जब टकराए तो ए ने बी के ऊपर फोर्स लगाई, बी ने ए के ऊपर फोर्स लगाई, और ये जो फोर्सेस लगी हैं ये एक्शन और रिएक्शन पेयर्स हैं।
दैट मीन्स जो F ऑन A बाय B है दैट इज माइनस ऑफ F ऑन B बाय A। समझ में आ रही है बात। और न्यूटन का जो सेकंड लॉ है वो क्या कहता है कि जब भी किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगेगी तो उसका मोमेंटम चेंज होगा। अब अगर मोमेंटम को मैं यहां पे बात करूं तो फोर्स किसके ऊपर लग रही है, ए के ऊपर, तो दिस विल बी डेल्टा पी ए अपॉन टी, अगर टी टाइम के लिए कांटेक्ट में आए, और यहां पे माइनस ऑफ डेल्टा पी बी अपॉन टी। और जैसे ये ऐसे यहाँ पे एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं ये फिर से बेटा अलग अलग हो जाते हैं ए और बी, और इनकी वेलोसिटी जो होती है वी ए और वी बी। समझ में आ रही है बात। और इनके जो मासेस हैं वो हम एम ए एम बी ऐसे ले सकते हैं, एम ए एम बी एम ए एम बी। समझ में आ रही है बात। अब एक चीज का आपको यहां पे पूरे प्रोसेस में इस चीज का ख्याल रखना है कि यहां पे मैं इन दोनों को मिला के एक सिस्टम ले रहा हूं। एक सिस्टम है जो मेरा सिस्टम अंडर कंसीडरेशन, ध्यान से समझ लो इस पॉइंट को। सिस्टम अंडर कंसीडरेशन मतलब मैं जब भी बात करूंगा इन दोनों की एक साथ बात करूंगा, ये पूरे सिस्टम की बात कर रहा हूं। तो जब ये पूरे सिस्टम की मैं बात कर रहा हूं तो यहां पर जब ये दोनों टकराएंगे तो ये इस सिस्टम के अंदर ही टकरा रहे हैं। तो ये जो फोर्सेस लग रही हैं एक दूसरे के ऊपर ये सिस्टम के अंदर ही लग रही हैं, तो ये इंटरनल फोर्सेस हुई, सिस्टम के अंदर है क्योंकि। समझ में आ रही है बात। अब जब उसके बाद ये अलग अलग चलना स्टार्ट करेंगे तब भी ये एक सिस्टम की तरह ही मैं लूंगा इनको कि एक सिस्टम अब ऐसे चल रहा है। पहले सिस्टम ऐसे था, फिर उस सिस्टम में दो बॉल्स टकराई, अब सिस्टम ऐसे चल रहा है। और उस सिस्टम के अंदर जब फोर्सेस लगी तो वो न्यूटन के थर्ड लॉ के हिसाब से लगी, और जब वो फोर्सेस लगी तो वो इनके मोमेंटम को चेंज करेंगी, इंडिविजुअल मोमेंटम को क्या करेंगी, चेंज करेंगी, और वो मोमेंटम में चेंज हम ऐसे करेंगे। तो अगर मैं डेल्टा पी ए की बात करूं तो डेल्टा पी ए क्या होगा, ए के मोमेंटम में कितना चेंज आया, बाद में मोमेंटम कितना हो गया ए का, एम ए वी ए, पहले मोमेंटम कितना था, एम ए यू ए, और बाद में बी का मोमेंटम जो हुआ और पहले था उसको माइनस करूंगा तो बी के मोमेंटम का चेंज आएगा। बी का पहले कितना था, एम बी यू बी, बाद में एम बी वी बी, सो एम बी वी बी माइनस एम बी यू बी। और सेम टाइम के लिए दोनों जब टकराए हैं तो टी टी तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो डेल्टा पी ए जो है वो माइनस ऑफ डेल्टा पी बी है, तो यहाँ पे वैल्यूज डाल देते हैं। डेल्टा पी ए कितना है मेरे पास, एम ए वी ए माइनस एम ए यू ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ एम बी वी बी माइनस एम बी यू बी। सो दिस इज एम ए वी ए माइनस एम ए यू ए इज इक्वल टू माइनस एम बी वी बी प्लस एम बी यू बी। तो अब क्या करें हम, v वाली टर्म को इधर ले आते हैं, एम ए वी ए प्लस एम बी वी बी इज इक्वल टू एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी। अब ध्यान से देखो, एम ए यू ए एम बी यू बी, एम ए यू ए क्या है, इनिशियल मोमेंटम किसका, ए का, एम बी वी बी क्या है, इनिशियल मोमेंटम बी का। तो ये टोटल मैं बोल सकता हूं मेरे सिस्टम का इनिशियल लीनियर मोमेंटम है। और यहाँ पे एम ए वी ए एम बी वी बी ये फाइनल मोमेंटम है ए का, ये फाइनल है बी का, दोनों को मैं प्लस कर दूं तो ये मेरे सिस्टम का फाइनल मोमेंटम आ जाएगा। इसका मतलब है मेरा जो इनिशियल मोमेंटम है सिस्टम का और मेरा जो फाइनल मोमेंटम है सिस्टम का वो सेम रहता है, सेम रहता है। और इसी को हम क्या बोलते हैं, कंजर्वेशन ऑफ, इसको हम बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। समझ में आई है बात। तो अब इस पूरी चीज को बहुत साफ साफ तरीके से हम एक बार और डायग्राम के थ्रू सारे स्टेप्स में डिटेल में फिर से लिख रहा हूं और साथ साथ फिर से समझाऊंगा। सो मेक श्योर आपको ये पूरे का पूरा समझ में आ जाए। तो टॉपिक है हमारा कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम।
कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की बेटा आपका जो स्कूल का एग्जाम होता है ना जब, तो इसकी डेरिवेशन आती है, प्रूव द कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। क्या होता है ये? तो बहुत इजी है ये, एक बार अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए इसका तो विल नॉट फेस एनी इशू। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। Consider two bodies A and B of masses MA and MB respectively moving along straight line with initial velocities UA and UB respectively, और ब्रैकेट में लिखेंगे हम UA is greater than UB। They collide at some point for time t and again separate, then they start moving with final velocities VA and VB respectively। अब मैं यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करने वाला हूँ, क्या क्या वो लिखा है यहाँ पे मैंने। दो बॉडीज है मेरे पास, एक है मेरे पास A और दूसरी बॉडी है मेरे पास, लेट मी ड्रॉ द डायग्राम्स अगेन। this is A, this is B, this is moving with UA, this is moving with UB, this is A part। उसके बाद क्या हुआ, ये कोलाइड करते हैं यहाँ पे ऐसे ऐसे। तो इस केस में ये B, तो अब फोर्स ऑन B बाय A, फोर्स ऑन A बाय B। तो B पार्ट में क्या होता है, वाइल कोलिजन FBA, फोर्स exerted by, फोर्स exerted ऑन कर लेते हैं, ऑन B by A, दिस इज एक्शन FAB, फोर्स exerted on A by B, that is reaction। उसके बाद सी पार्ट में क्या होगा, ये फिर से अलग अलग मूव करना स्टार्ट करेंगे। A B, ये चलेगा VA से,
ये चलेगा VB से, और इनके मासेस आपको पता ही हैं, MA MB और सिमिलरली यहाँ पे MA MB। नाउ इज दिस डायग्राम क्लियर टू यू? पहले दो बॉल्स अलग अलग चल रही हैं अलग अलग स्पीड पे, और यहाँ पे जो UA है दैट इज ग्रेटर देन UB, तभी तो वो यहाँ पे जाके एक दूसरे के साथ टकराएंगी। जैसे ही A और B एक दूसरे के साथ टकराएंगे तो A B के ऊपर फोर्स लगाएगा इधर को, और उसी टाइम पे B A के ऊपर फोर्स लगाएगा इधर को। एक्शन रिएक्शन पेयर वो बनता है। उसके बाद ये दोनों अलग अलग वेलोसिटी से चलना स्टार्ट करेंगे। अब एक पॉइंट ध्यान से समझना बेटा, बी पार्ट में जब कॉलिजन हो रहा है, तो A B के ऊपर फोर्स लगा रहा है, तो फोर्स इस टाइम पे किस पे लग रही है? B के ऊपर। तो मोमेंटम किसका चेंज होगा? B का। उसके बाद उसी टाइम पे फोर्स किसके ऊपर लगी? A के ऊपर। किसके ऊपर लगी? A के ऊपर। तो मोमेंटम किसका चेंज होगा? A का। न्यूटन का सेकेंड लॉ, जो फोर्स लगती है वो मोमेंटम चेंज करती है उस बॉडी का। तो जब B के ऊपर लगेगी B का मोमेंटम चेंज होगा, A के ऊपर लगेगी A का मोमेंटम चेंज होगा। इसीलिए तो बाद में वो अलग अलग वेलोसिटी से चलना स्टार्ट करते हैं। और एक पॉइंट यहां पे याद रखना, बॉल A एंड बॉल B मेक अप वन सिस्टम। मुझे एक सिस्टम की बात करनी है, मतलब मेरे पास एक बॉक्स है, उस बॉक्स में मैंने दोनों बॉल्स को डाल दिया। अब जब भी मैं बात करूंगा उस पूरे बॉक्स की करूंगा, ये बॉक्स के अंदर हो रहा है काम। अगर मैं बात करूं क्या बॉक्स के ऊपर बाहर से कोई फोर्स लग रही है? कोई फोर्स नहीं लग रही। बॉक्स के अंदर जो दो बॉल्स हैं क्या वो एक दूसरे के ऊपर लगा रही हैं? बिल्कुल लगा रही हैं। तो अगर मैं पूरे बॉक्स की बात करूं, पूरे सिस्टम की बात करूं, तो बाहर से कोई नेट एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही है, पर बॉक्स के अंदर जो बॉल्स हैं वो एक दूसरे पे लगा रही हैं। इसीलिए उनके इंडिविजुअल मोमेंटम तो चेंज हो जाएंगे, पर जो कंबाइंड मोमेंटम है पूरे बॉक्स का वो हमेशा सेम रहेगा। इट इज जस्ट लाइक कि मुझे कंबाइंड मोमेंटम 100 चाहिए, तो यहां पे वो 20 + 80 है, और यहां पे मुझे वो 40 और 60 मिल जाएगा, पर रहेगा तो यहां पर भी मिला के 100 और यहां पर भी मिला के 100। इंडिविजुअली क्यों चेंज हो गया? 20 से 40 हो गया, 80 से 60 हो गया, क्योंकि ये दोनों आपस में कोलाइड किया और आपस में इन्होंने फोर्सेज लगाई हैं। तो जब किसी बॉक्स या सिस्टम के अंदर कोई फोर्सेज एक्ट करती हैं तो उनको इंटरनल फोर्सेज बोलते हैं हम। चलो फिर से बताऊंगा मैं जब एक्सप्रेशन डिराइव कर लेंगे इसका हम। अब क्या करें? अब ऊपर मैं करता हूं सबसे पहले रब इसको। अब बी पार्ट पे आप फोकस करो, बी पार्ट पे, वो मेन चीज है। कोलिजन जब हो रही है उस टाइम क्या हुआ? तो बेटा जब कोलिजन हो रही है उस टाइम पे दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, एक लग रही है बी के ऊपर और एक लग रही है ए के ऊपर। अब क्योंकि वो एक्शन रिएक्शन पेयर है तो न्यूटन्स लॉ के हिसाब से फ्रॉम न्यूटन्स थर्ड लॉ F on A by B will be minus of F on B by A. From Newton's second law, FAB will change momentum of बॉल। कौन सी बॉल का मोमेंटम चेंज करेगा? FAB। FAB क्या है? फोर्स एक्सर्टेड ऑन ए, जिसके ऊपर लग रही है उसी का मोमेंटम चेंज होगा ना। सो फोर्स ऑफ बॉल, मोमेंटम ऑफ बॉल ए। एंड FBA क्या है? फोर्स FBA क्या है? फोर्स ऑन B by A। FBA will change मोमेंटम ऑफ B। तो FAB की अगर मैं बात करूं तो दैट विल बी डेल्टा PA अपॉन T। इज इक्वल टू एक ए को देखो, सिर्फ ए को। डेल्टा PA का मतलब क्या है? चेंज इन मोमेंटम किसका? ए का। चेंज होता है फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल मोमेंटम बताओ ए का कितना है? MAVA।
और इनिशियल कितना है ए का, एम ए यू ए अपॉन टी, और एफ बी ए कितना होगा, डेल्टा पी बी अपॉन टी। बी के बारे में बात करें, बी का फाइनल कितना है, एम बी वी बी, एम बी वी बी माइनस बी का इनिशियल कितना है, एम बी यू बी अपॉन टी, एंड इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ बी ए। अब नीचे वाला मैं रब करता हूं, इसको कंटिन्यू करते हैं आगे। एफ ए बी कितना है, एम ए वी ए माइनस एम ए यू ए अपॉन टी इज इक्वल टू माइनस ऑफ एम बी वी बी माइनस एम बी यू बी अपॉन टी। टी से टी गया, सो एम ए वी ए माइनस एम ए यू ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ एम बी वी बी प्लस एम बी यू बी। तो मैं क्या करता हूँ, v वाली टर्म को इधर ले आता हूँ, एम ए वी ए इज प्लस एम बी वी बी इज इक्वल टू एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी। यह आया समझ में आपको कैसे किया। अब दिस इज final momentum of system and this is initial momentum of system। तो कहने का मतलब है जब मेरे पूरे सिस्टम पर, अब देखो इस पूरे प्रोसेस में मैंने जो आपको 2 बॉल्स का केस बताया, आप मान लो कि वो 2 बॉल्स को मैंने एक बॉक्स में डाला है, उस बॉक्स के अंदर दोनों बॉल्स जो मर्जी करते रहे, हमें उससे मतलब नहीं। क्या उस बॉक्स के ऊपर बाहर से कोई अनबैलेंस्ड फोर्स लग रही है, नहीं लग रही। और जब बाहर से कोई अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं लगती है तो उस चीज का मोमेंटम में चेंज क्या आता है, 0, और फाइनल और इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाता है आपका, सेम। वही तो हुआ यहाँ पे, फाइनल मोमेंटम पूरे सिस्टम का इज इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम पूरे सिस्टम का हमेशा रहेगा, चाहे इनके इंडिविजुअल मोमेंटम्स चेंज कर जाएं। वही मैं आपको बता रहा था एग्जांपल कि 60 प्लस 40 और 20 प्लस 80। अब बताओ यहाँ पे A का फाइनल मोमेंटम और A का इनिशियल मोमेंटम अलग अलग है ना। यहाँ पे B का फाइनल मोमेंटम और B का इनिशियल मोमेंटम अलग अलग है ना, पर उनका जो सम है, सिस्टम, दोनों मिलके एक सिस्टम बना रहे हैं A और B। सम तो यहाँ पर भी 100 है, यहाँ पर भी 100 है। यही है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कि अगर सिस्टम के ऊपर बाहर से नेट एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही, 0 है, तो उनका मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व। अब क्वेश्चन है कि इनके इंडिविजुअल क्यों चेंज हुए। बी पार्ट देखो अपने डायग्राम का, उसमें जब दोनों टकरा रहे हैं तो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाई उन्होंने, उसी फोर्स की वजह से इनके जो इंडिविजुअल मोमेंटम है चेंज हो गए हैं, पर चेंज होने के बावजूद जो टोटल मोमेंटम है वो उतना ही है जितना शुरू में था। मतलब टोटल मोमेंटम जो फाइनल है वो उतना ही है जितना शुरू में था। दिस इज योर कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो यहां पे हम लिख सकते हैं हेंस व्हेन नेट external force on a system is 0, the linear momentum of system remains conserved। conserved रहेगा बेटा, remains conserved।
तो कंजर्व रहेगा, दैट मीन्स फाइनल जो है वो इनिशियल के इक्वल रहेगा। समझ में आ रही है आपको बात? ओके, जस्ट नोट इट डाउन, फिर मैं आपको न्यूमेरिकल्स के थ्रू ये चीजें बताता हूं। एक दो न्यूमेरिकल्स करते हैं डिस्कस। एक लास्ट में आप लिख सकते हैं यहां पे, दिस इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। डन। तो अब न्यूमेरिकल करते हैं, वहां से आपको फील हो जाएगा ये पूरे का पूरा कि ये जो इतनी बड़ी हमने डेरिवेशन करी है इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कहां पर है। न्यूमेरिकल करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 9.6 है, मैं रीड करता हूं पहले। A bullet of mass 20 gram is horizontally fired with a velocity 150 meter per second from a pistol of mass 2 kg. What is the recoil velocity of the pistol? Example 9.6, पिस्टल की बात करें अगर हम, तो पिस्टल का जो हमें मास दे रखा है वो 2 kg दे रखा है। मास ऑफ पिस्टल इज 2 kg। और बुलेट की बात करें तो बुलेट का MB जो हमें मास दे रखा है दैट इज 20 ग्राम। इसको हम 20/1000 यहीं पे कर लेते हैं, 0.02 kg। और बुलेट निकली है गन से कितनी वेलोसिटी से? VB इज इक्वल टू 150 मीटर पर सेकेंड। और वो आपसे पूछ रहा है रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द पिस्टल VP। ओके, अब आप यहां पे सोच रहे होगे कि सर आपने यहां पर जो वैल्यूज ले ली वो उनको पहले ही VP और VB कैसे लिख लिया? तो यार इसके लिए ना आपको मैं रिकॉइलिंग का कॉन्सेप्ट समझाता हूं। रिकॉइलिंग ऑफ गन, पता क्या होती है रिकॉइलिंग ऑफ गन? जैसे ही आप गन से बुलेट शूट करते हो तो गन आपकी जो पीछे आती है इसको रिकॉइल होना बोलते हैं। रिकॉइल रिकॉइल रिकॉइल, इसको बोलते हैं रिकॉइलिंग ऑफ गन। अब कितनी स्पीड से पीछे आई वो उसको स्पीड ऑफ रिकॉइल बोलते हैं। अब रिकॉइलिंग ऑफ गन, इनिशियली जब आपने ट्रिगर नहीं दबाया, गन प्लस बुलेट, इसको मैं एक सिस्टम मान रहा हूं, इज एट रेस्ट। व्हेन फायर्ड, बुलेट मूव्स, रेस्ट का मतलब है यहां पे इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पिस्टल भी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट भी क्या है? 0 है। When fired, bullet moves forward with velocity। अब जिस वेलोसिटी को हम लेंगे वो फाइनल वेलोसिटी हुई बुलेट की VB, एंड गन और पिस्टल recoils with velocity VP। और रिकॉइलिंग का मतलब होता है मूव बैकवर्ड। अब सिस्टम क्या चल रहा है मेरा? गन और बुलेट का। अब गन ने बुलेट पे फोर्स लगाई तभी तो बुलेट बाहर निकली। बट अगर मैं इस सिस्टम की बात करूं, गन प्लस बुलेट की, गन और बुलेट की अगर मैं एक सिस्टम की बात करूं तो इसके ऊपर बाहर से नेट एक्सटर्नल फोर्स कोई नहीं लग रही। अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन गन प्लस बुलेट
सिस्टम इज जीरो। अगर बाहर से लगने वाली नेट एक्सटर्नल फोर्स गन प्लस बुलेट सिस्टम की जीरो है, देन मोमेंटम ऑफ सिस्टम रिमेन्स कंजर्व्ड, सेम रहता है। दैट मीन्स फाइनल मोमेंटम ऑफ सिस्टम is equal to initial momentum of system। फाइनल मोमेंटम बताओ क्या है? फाइनली पिस्टल जब निकली, पिस्टल जब पीछे को आएगी तो कितने मोमेंटम से आएगी? एमपी वीपी। और गन का मोमेंटम क्या था जब वो निकली? एमबी वीबी। और इनिशियली दोनों के मोमेंटम क्या थे? 0 + 0। तो एम बी वी बी किसके इक्वल हो गया? माइनस एम पी वी पी के। तो वी बी कितना आ जाएगा आपका? मुझे वी पी निकालना है ना, तो वी पी को रख लेते हैं एक साइड। तो एम पी वी पी इज इक्वल टू माइनस एम बी वी बी। तो यहां से वी पी क्या आ जाएगा? माइनस एम बी वी बी अपॉन वी पी। वैल्यूज पुट करें यहाँ पे। एम बी की वैल्यू कितनी है? एम बी कहाँ गया? 0.02 kg। वी बी कितने से निकला? 150 अपॉन एम पी मास ऑफ पिस्टल कितना है? 2 kg। इसको हटाया तो 100 आ जाएगा यहाँ पे इनटू, ये ऐसे गया 0 से 0 माइनस 1.5 मीटर पर सेकेंड। ये है मेरी रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ पिस्टल या गन। माइनस का मीनिंग समझ गए? माइनस का मीनिंग ये है कि अगर बुलेट इस डायरेक्शन में प्लस वेलोसिटी से जा रही है तो मेरी प्लस डायरेक्शन ये हो गई, और माइनस का मतलब क्या हुआ किसी भी वेलोसिटी का? कि वो इसके ऑपोजिट है। तो बुलेट अगर ऐसे जाएगी तो मेरी पिस्टल इधर को पीछे आएगी। तो बुलेट देखो कितने से गई? 150 की स्पीड से, और मेरी गन पीछे आएगी कितनी स्पीड से? माइनस 1.5 से। यही मैं आपको समझा रहा था। चाहे वो बुलेट और गन एक दूसरे के ऊपर सेम फोर्स लगाते हैं, पर जब बुलेट आगे निकलने पर जब गन मेरी पीछे आती है तो वो कम स्पीड से आती है, क्योंकि उसका मास ज़्यादा है। ये 2 किलो की आपकी पिस्टल या गन है और 20 ग्राम की आपकी बुलेट है, छोटी सी 0.02 kg। तो माइनस 1.5 मीटर्स पर सेकेंड। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है रिकॉइलिंग ऑफ गन। आ गया समझ में? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फिर। अब इसको आप नोट डाउन कर लो। एग्जाम्पल 9.7 रीड कर रहा हूं मैं यहाँ पे। अ गर्ल ऑफ मास 40 kg jumps with a horizontal velocity of 5 meter per second onto a stationary cart with frictionless wheel. Mass of the cart is 3 kg. What is her velocity as the cart starts moving? Assume that there is no external unbalanced force working in the horizontal direction. So let me create the space. हम इसको यहीं पे सॉल्व करेंगे। इजी क्वेश्चन है ये, तो बिना आप बुक में सॉल्यूशन देखे आप इसका ट्राई कर लो एक बार, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि इसको हमने कैसे टैकल करना है क्वेश्चन को। हाँ जी, यहाँ पे मैं वैल्यूज लिख लेता हूं क्या क्या दी हुई है। गर्ल का मास दिया हुआ है यहाँ पे, मास ऑफ गर्ल 40 kg, और वेलोसिटी क्या चल रही है गर्ल की इनिशियली जब वो भाग रही है, दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड। एक कार्ट है, कार्ट का मास mc दे रखा है 3 kg। स्टेशनरी कार्ट मतलब कार्ट इनिशियली स्टेशनरी था तो यूसी 0 हो गया। उसके बाद वो कार्ट के ऊपर चढ़ गई और अब उसको बताना है कि इनकी कॉमन वेलोसिटी कितनी हो जाएगी। तो आप समझ रहे हो, तो एक गर्ल है, इधर को वो भाग रही है 5 मीटर पर सेकंड से, यहां पे कार्ट पड़ा हुआ है, इसका मास है, इसका गर्ल का मास है 40 kg, कार्ट का मास है 3 kg, और ये स्टेशनरी है इस टाइम पे।
और बाद में क्या हुआ, इस काट के ऊपर वो लड़की आ गई यहाँ पे, और ये दोनों अब मिलकर एक कॉमन वेलोसिटी से जाएंगे, और नेट अनबैलेंस्ड फोर्स 0 ही है। तो इसका मतलब इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, कहा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से। इनिशियल मोमेंटम बताओ कितना था सिस्टम का, और यहां पे गर्ल प्लस काट, ये हमारा सिस्टम है। तो इनिशियल मोमेंटम देखो गर्ल और काट का, गर्ल का इनिशियल मोमेंटम mg/ug 40 × 5 प्लस काट का इनिशियल 0 स्टेशनरी है। फाइनल जो होगा बेटा, अब ये दोनों का मास ऐड हो जाएगा क्योंकि ये 40 kg और ये 3 kg, तो 40 + 3 एक मास हो गया अब इनका, और किस वेलोसिटी से चल रहे हैं, v से। तो निकाल लो 40 × 5 कितना है आपका 200/43 = v। तो ये आ जाएगा v = 200/43 मीटर/सेकंड। ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। सो एग्जांपल 9.7 हो गया ये। अब लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं, एक 9.8 इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, एक मैच से रिलेटेड एग्जांपल है ये, कि मैच चल रहा था एक, और दो प्लेयर्स एक दूसरे के साथ टकरा गए। हाँ जी, दो हॉकी प्लेयर्स हैं ऑपोजिट टीम के, वाइल ट्राइंग टू हिट अ हॉकी बॉल ऑन द ग्राउंड कोलाइड एंड इमीडिएटली बिकम एंटेंगल्ड। मतलब एक ऐसे जा रहा था, एक उधर से आ रहा था, दोनों एक दूसरे के साथ फंस गए, एंटेंगल हो गए। एक का मास है 60 kg जो कि 5 से चल रहा था मीटर/सेकंड से, दूसरा 55 kg का 6 मीटर/सेकंड से टुवर्ड्स द फर्स्ट प्लेयर। मतलब एक ऐसे आ रहा था और एक ऐसे आ रहा था, एक दूसरे के ऊपर एक बीच में फंस गए, फिर एक ही डायरेक्शन में इन्होंने चलना स्टार्ट कर दिया। इन विच डायरेक्शन एंड विद व्हाट वेलोसिटी विल दे मूव आफ्टर दे बिकम एंटेंगल्ड। अज्यूम करो फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो नहीं है, दैट मीन्स अनबैलेंस्ड फोर्स 0 है, तो हमारा जो मोमेंटम रहेगा वो क्या रहेगा, इसमें कंजर्व रहेगा। फाइन, तो इसको सॉल्व करते हैं अभी हम। लेट मी राइट द वैल्यूज। ओके, सिचुएशन कुछ ऐसी है, इसमें दो प्लेयर्स हैं, प्लेयर 1 प्लेयर 2। m1 कितना है प्लेयर 1 का 60 kg, और इनिशियली कितने से भाग रहा है वो 5 मीटर/सेकंड से। प्लेयर 2 का मास कितना है 55 kg, और कितने से भाग रहा है वो, दैट इज 6 मीटर/सेकंड। तो अगर मैं बात करूं कि एक प्लेयर है मेरा ये 1, दूसरा प्लेयर है मेरे पास ये 2, 1 इधर को भाग रहा है तो 2 इधर को भाग रहा है, ठीक है जी। तो ये तो इनिशियल कंडीशन है। उसके बाद जो दोनों हैं वो एक दूसरे में ऐसे फंस गए। अगर वो फंस गए तो यहाँ पे अब वो एक साथ हैं और किसी वेलोसिटी से चलेंगे, उसको हम मान लेते हैं v, पर मुझे डायरेक्शन नहीं पता कि वो किस में जाएंगे, तो थोड़ी देर रुक जाओ, हमें पता लग जाएगा सॉल्व करने के बाद डायरेक्शन। नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है, इसका मतलब फाइनल मोमेंटम जो होगा वो किसके इक्वल होगा, इनिशियल मोमेंटम के। अब यहाँ पे अगर मैं लिखूं फाइनल मोमेंटम m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू m1 u1 प्लस m2 u2। अब क्योंकि दोनों एक दूसरे में एंटेंगल हो गए हैं तो उनकी जो फाइनल वेलोसिटी वो तो सेम हो जाएगी v, तो m1 प्लस m2 इंटू v इज इक्वल टू m1 u1 प्लस m2 u2। वैल्यूज पुट करें m1 और m2 की, 60 और 55, कितना हो जाएगा ये 60 प्लस 55 इंटू v इज इक्वल टू 60 इंटू 5। u1 की डायरेक्शन ये है और इसको मैं पॉजिटिव ले लेता हूँ। अब देखो जब भी हम ऐसे डायरेक्शंस पढ़ते हैं तो अगर मेरा ये प्लस एक्स एक्सिस है तो ये उसके ऑपोजिट क्या होगा, माइनस एक्स होगा।
तो अगर इधर को मैं प्लस वैल्यू ले रहा हूं तो उल्टी साइड मेरे को माइनस लेनी पड़ेगी, प्लस m2 कितना मेरा 55 और वेलोसिटी मुझे -6 लेनी पड़ेगी यहाँ पे क्योंकि ऑपोजिट है। सो दिस इज 115v इज इक्वल टू 300 माइनस 330। सो 115v इज इक्वल टू -30, दैट इज v इज इक्वल टू -30 अपॉन 115 मीटर्स पर सेकेंड। 5 6 30, 5 2 10, 23। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूं वैल्यू v विल बी -6 अपॉन 23 इज इक्वल टू 23 2 चले 46 0.2 और फिर बचे आपके 140, तो 23 6 3 18, 6 2 12, 13। तो v आएगा -0.26 मीटर पर सेकेंड। कहने का मतलब है जब दोनों एंटेंगल हो जाएंगे, एक दूसरे में फंस जाएंगे, तो दोनों 0.26 से चलेंगे। माइनस ये बता रहा है कि माइनस डायरेक्शन जो आपने ले रखी है उसमें चलेंगे। तो अगर मेरा ये पॉजिटिव था तो ये नेगेटिव है, दैट मीन्स टकराने के बाद ये दोनों कौन सी डायरेक्शन में चलेंगे, इस डायरेक्शन में। कहां से पता लगा, माइनस से, और माइनस हम टुवर्ड्स लेफ्ट को मान रहे हैं। बात आ गई समझ में, इसको नोट डाउन कर लो। So I hope with these three numericals now you are very much clear about the conservation of linear momentum. अब बेटा बची है लास्ट में एक्सरसाइज। अब आपको क्या करना है, you just try all the questions on your own first, उसके बाद मेरा वीडियो देखना। और नेक्स्ट वीडियो जो लास्ट है इस चैप्टर का, that will be totally focused on the back exercise questions, but point is पहले अगर खुद एक बार ट्राई करोगे तो अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। फाइन, सो जस्ट ट्राई ऑल दोज क्वेश्चंस। उसके बाद वीडियो में हर एक क्वेश्चन में डिटेल में डिस्कस करूंगा। सो टिल देन जस्ट कीप रिवाइजिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।